मुंबई के मुख्यमंत्री आवास वर्षा बंगले पर इस वक्त डिनर पार्टी हो रही है। देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास पर महायुति के तमाम बड़े नेता इकट्ठे हुए हैं। इससे पहले आज दिन में फडणवीस कैबिनेट की मीटिंग हुई। पहले ये मीटिंग कल होने वाली थी, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग आज ही बुला ली गई। देवेंद्र फडणवीस एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कल सामाजी नगर जा रहे हैं। मुंबई में जबरदस्त कयासबाजी चल रही है। देवा भाऊ दिल्ली आएंगे या मुंबई में ही रहेंगे, सब इसका जवाब जानना चाहते हैं। मगर देवा भाऊ एक प्रोजेक्ट में लग गए हैं। महाराष्ट्र के जेनजी को भगवा एनर्जी देने का प्रोजेक्ट कैसे शुरू हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। संभाजी महाराज की पार्वती पटेल। देवा भाऊ ने जेन जी के बीच हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला लगाई। इस प्रयोगशाला में हुए पहले लैब टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आया। जो लोग कहते हैं कि जेन जी को भगवा से एलर्जी है, वो गलत हैं। देवेंद्र फडणवीस ने पहले प्रयोग से ही साबित कर दिया कि जेन जी को भगवा से एलर्जी नहीं है, बल्कि जेन जी को भी भगवा से एनर्जी मिलती है। जेन जी के शोर के बीच फडणवीस ने नागपुर के रेशम बाग में जेन जी को केसरिया रंग में रंग दिया। राहुल गांधी ने पुणे में लड़कियों को आगे किया था। राहुल उन लड़कियों को आगे लेकर आए थे जो पितृसत्ता और बनी बनाई सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ खड़ी होना चाहती थी। राहुल मनुस्मृति के बहाने बीजेपी संघ की विचारधारा पर चोट करना चाहते हैं। फडणवीस उन युवाओं को लेकर आए जो राष्ट्रवादी हैं, हिंदुत्ववादी हैं, जो सब कुछ देख सुन समझ रहे हैं और जो राष्ट्र और हिंदुत्व विरोधी ताकतों पर चोट करने को तैयार हैं। मैं 20 साल का था जिस समय राम जन्मभूमि आंदोलन में मैं प्रयागराज गया, वहां से अयोध्या की तरफ गया और उस समय एक प्रकार से पहली बार गोली चलती कैसी है मैंने देखी। हमारे ऊपर गोली चली, डंडे बरसे और बाद में हमको अरेस्ट किया। तो 20 साल की उम्र में सेंट्रल जेल बदायूं में 18 दिन था। मैं 18 दिन सेंट्रल जेल बदायूं में काटे, वापिस आया, लेकिन वापिस उस आंदोलन में गया और 1992 में जिस समय बाबरी ढांचा ढहाया गया, उस समय मैं वहां था और मुझे इस बात का बहुत गर्व है। फडणवीस की कामयाबी पर अगर किसी को शक हो तो वो नागपुर के रेशम बाग की इन तस्वीरों को देख ले। तीस 30,000 से ज्यादा जेन जी यूथ, 3100 ढोल ताशे प्लेयर्स और 585 ध्वजवाहक। फडणवीस आगे भी भगवा भगवा ही करेंगे। देवा भाई हिंदुत्व के रास्ते से रत्ती भर नहीं हिलेंगे, वो जेन जी को भी उसी रास्ते पर ले जाएंगे। फडणवीस बीजेपी के उन बिरले नेताओं में से हैं जो बचपन से ही विचारधारा की घुट्टी पीकर यहां तक पहुंचे हैं। ये उनके लिए शर्म की नहीं बल्कि गर्व की बात है। मेरी तो जो शुरुआत हुई, मैं 18 साल का था और जिस समय विद्यार्थी परिषद ने तय किया कि हमारे श्रीनगर के लाल चौक पर भारत का तिरंगा फहरता नहीं था और विद्यार्थी परिषद के हम 10,000 लोगों ने तय किया कि हम लोग जाएंगे और लाल चौक पर भारत का तिरंगा फहराएंगे। मैं 18 साल का था, मेरे साथ 30 लोग थे, कोई 16 साल का, कोई 17 साल का, मैं सबसे बड़ा 18 साल का। और ऐसे 10,000 बच्चे
हम सारे के सारे जम्मू गए, उधमपुर गए। उधमपुर में जब हमको रोका तो हम लोग पैदल श्रीनगर की ओर गए। उसके बाद हमको मिलिट्री ने रोका, फिर हमको अरेस्ट किया, फिर जम्मू में लाया, फिर हम दिल्ली में आए। दिल्ली में प्रधानमंत्री के आवास का हमने घेराव किया और फिर प्रधानमंत्री जी को हमने झंडा सौंपा कि आप अगर लाल चौक पर हमको झंडा नहीं लगाने देते तो आप जाकर लाल चौक पर झंडा लगाइए। ये बात अलग है कि प्रधानमंत्री उस समय नहीं लगा पाए। और 1992 में आपको याद होगा कि हमारे मुरली मनोहर जोशी जी और मोदी जी इनके नेतृत्व में वापस जाकर हमने लाल चौक पर पहली बार भारत का तिरंगा लहराया। 18 साल की उम्र में लाल चौक पर तिरंगा, 20 साल की उम्र में राम मंदिर आंदोलन, 22 साल से नागपुर के कॉर्पोरेटर, 27 साल में नागपुर के मेयर, 29 साल की उम्र में एमएलए और 44 साल की उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले फडणवीस आज भी केवल 56 साल के हैं। एज के लिहाज से देखें तो फडणवीस जेन जी के सबसे ज्यादा करीब हैं। केवल 56 साल की उम्र में देवेंद्र फडणवीस तीन बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। जिन यूथ को लगता है कि उन्हें कुछ नहीं मिल सकता, उनको फडणवीस ने अपनी कहानी सुनाई। हिंदी फिल्म में अनिल कपूर एक दिन के भी नायक बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। देखिए, इस देश में हमारे संविधान ने लोकतंत्र दिया है और इस लोकतंत्र की खूबी यह है कि जो देवेंद्र फडणवीस कभी ये भी नहीं सोच सकता था कि वो कॉर्पोरेटर बनेगा, वो मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा, या गुजरात के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो ये ताकत भारत के संविधान की ताकत है, ये भारत के जनतंत्र की ताकत है, ये भारत में हमारी युवा शक्ति की ताकत है। महाराष्ट्र की सियासत को काजल की कोठरी कहा जाता है। दाग लगना ही लगना है। ऐसी काजल की कोठरी में फडणवीस ने बेदाग सरकार चलाकर अपनी साख बनाई है। फडणवीस ब्राह्मण है, इस पर वो शर्माते नहीं। फडणवीस शिव भक्त हैं, इसे वो खोलकर बताते हैं। फडणवीस हनुमान भक्त हैं, इसे वो गर्व से दिखाते हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी फडणवीस अपना धर्म बताते हैं। खुद फडणवीस के शब्दों में कहें तो वो परमानेंटली अनअपोलोजेटिक हिंदू हैं और उनका हिंदुत्व संकुचित नहीं है। और मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे लिए भी ये जो सारी जर्नी है, ये बिल्कुल कभी सोची नहीं इस प्रकार की जर्नी है। क्योंकि जब राजनीति में आया तो केवल विचारों से प्रेरित होकर आया था और उस समय जिस विचारों के साथ और जिस पार्टी में काम करता था, लगता नहीं था कभी सत्ता भी आएगी। हम तो ऐसा मानते थे कि अपोजिशन में राजनीति करने के लिए पैदा हुए और रोज आंदोलन करते थे, रोज लड़ाई लड़ते थे। लेकिन पता नहीं जनता ने विश्वास दिखाया और सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चढ़ते एक दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का दायित्व मिल गया। नागपुर में फडणवीस के जेन जी प्रोग्राम के बाद उनकी तुलना पुणे में राहुल गांधी के प्रोग्राम से हो रही है। राहुल इन दिनों जेन जी जोड़ रहे हैं, फडणवीस उनको जवाब दे रहे हैं। चर्चा है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात में देवेंद्र फडणवीस को यूथ जोड़ने का टास्क मिला है। फडणवीस उस टास्क से आगे बहुत बढ़ते जा रहे हैं। यह फडणवीस की खूबी है, जिसे महाराष्ट्र बीजेपी के नेता, एमएलए और मंत्री बहुत अच्छे से जानते हैं। कहाँ 5-6 हजार का क्राउड पूना में था और कहाँ 30 हजार का क्राउड नागपुर में था। देवेंद्र जी नेचुरल यूथ लीडर हैं यहाँ के, जिन्होंने विद्यार्थी दशा में काम किया, कार सेवक करके संघ के स्वयंसेवक रहे और आज भी युवकों में जो क्रेज देवेंद्र जी की है वो किसी की हो नहीं सकती, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। एक तरफ देवेंद्र जी बैठकर विद्यार्थियों के साथ में संवाद कर रहे, उनसे वार्तालाप कर रहे, उनकी मन को समझ रहे, और दूसरी तरफ राहुल जी गांधी ये किस तरह के से लड़कों ने, युवाओं ने लॉ एंड ऑर्डर
का खराब करना चाहिए, इस प्रकार का उनके माध्यम से प्रयास कर रहे थे। मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करते हैं तो देवेंद्र जी से पूछो, सीखे कि मोहब्बत कैसी की जाती है, अपने देश के प्रति किस प्रकार से युवाओं को मार्गदर्शन करने का, युवाओं के साथ में कनेक्ट होना किस तरीके से, उनसे उन्होंने सीखना चाहिए। फडणवीस युवा हैं, डायनामिक हैं, वो युवाओं की समस्याओं को समझते हैं, इसलिए युवाओं के साथ उनका कनेक्ट स्वाभाविक है। लेकिन ये कनेक्ट बनाने के लिए फडणवीस विचारधारा से कोई समझौता नहीं कर रहे, वो विचारधारा के बेस पर ही यूथ से कनेक्ट कर रहे हैं। फडणवीस यूथ से कनेक्ट करते वक्त भी भगवा भगवा कर रहे हैं। फडणवीस रुके हुए नेता नहीं है, वो बहती हुई नदी की तरह अपना रास्ता बनाते हुए बढ़ रहे हैं। फडणवीस देश प्रदेश से लेकर विदेश तक महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने जब महाराष्ट्र की राजनीति शुरू की थी तब वहां शरद पवार जैसे राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी थे। ठाकरे की शिवसेना महाराष्ट्र में ताकतवर फोर्स हुआ करती थी, मातोश्री पावर का दूसरा सेंटर हुआ करता था। 2014 से लेकर 2026 तक के इन 12 सालों में महाराष्ट्र में अब बस फडणवीस का सिक्का चलता है। पिछले 12 साल में महाराष्ट्र की सियासत में पवार की पावर खत्म हो गई, ठाकरे की शिवसेना टूट टूट कर बिखर गई। इन 12 सालों में फडणवीस ने बीजेपी को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बना दिया। 2022 में पार्टी ने जब कहा तो फडणवीस डिप्टी सीएम बनने के लिए भी तैयार हो गए। फिर 24 में पार्टी ने कहा तो फडणवीस फिर से सीएम बन गए। महाराष्ट्र का यूथ इन सबको नोटिस करता है। यूथ ही नहीं, महिलाएं भी फडणवीस को नोटिस करती हैं। 29 में 2 बड़े चुनाव होने हैं। अप्रैल मई में पहला चुनाव लोकसभा का होगा जिसमें प्रधानमंत्री चुना जाएगा। फिर नवंबर 2029 में महाराष्ट्र का चुनाव होगा जिसमें मुख्यमंत्री चुना जाएगा। दोनों चुनाव में 2 तरह के वोटर पर सबसे ज्यादा नजर है। एक है जेन ज़ी, दूसरा वोटर ग्रुप है महिलाओं का। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में इन्हीं 2 वोट ग्रुप को अपनी तरफ खींचने की होड़ लगी है। फडणवीस दोनों फ्रंट पर लगे हुए हैं। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, स्टेज पर आकर तो उन्होंने महिला अधिकारिता की बात कही, लेकिन महिलाओं को अधिकारिता देने का सबसे क्रांतिकारी कदम महिला आरक्षण बिल है, जिसको राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वोट कर रहे हैं। महिलाओं को अधिकार देना नहीं चाहते। मैं ऐसा मानता हूं, खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। राहुल गांधी और फडणवीस का बयान आते ही चिदम्बरम ने फडणवीस पर व्यंग किया। चिदम्बरम ने फडणवीस को मानसिक थकान का शिकार बताया और 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में कांग्रेस के योगदान की याद दिलाई। देवा भाऊ ने इसका जवाब देने में देर नहीं की। फडणवीस का ये बयान थोड़ा लंबा है, लेकिन इसे पूरा सुनेंगे तभी बात समझ में आएगी। 2023 में चिदम्बरम साहब ने जिस बिल के ऊपर वोटिंग किया था और समर्थन दिया था, उसमें महिला आरक्षण विधेयक के लिए 2 चीजें कही गई थी। डिलिमिटेशन उसी में मंजूर हुआ था और डिलिमिटेशन के लिए सेंसस कौन सा होगा, तो नया सेंसस होगा, ऐसी मान्यता मिली थी। इसलिए डिलिमिटेशन कोई नया नहीं है। मार्ग निकालने के लिए मोदी जी की सरकार ने लाई थी कि सेंसस के लिए पुराने सेंसस को भी मान्यता दी जाए, तो हम 2029 में उसको लागू कर सकते हैं। लेकिन इनके मन में महिलाओं को आरक्षण देना नहीं है। 2023 में ये जानते थे कि एनडीए के पास पूरा समर्थन है, इसलिए 2023 में बहती गंगा में हाथ धोने के लिए इन्होंने उस समय समर्थन दिया। और आज जब उसी अमेंडमेंट के तहत महिलाओं को आरक्षण देने का अवसर प्राप्त हुआ, महिला विरोधी नीति उन्होंने सामने लाई और उसका विरोध किया। इसलिए चिदम्बरम जी
आपके नेता पुणे में आकर कुछ भी कहे, आप सभी महिला आरक्षण विरोधी है। तो मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी चाहे कुछ भी हो जाए 2029 में महिलाओं को आरक्षण देकर रहेंगे। फडणवीस के बारे में कई तरह की चर्चाएं गर्म हैं। फडणवीस दिल्ली में मोदी से मिले तो क्यों मिले? फडणवीस ने कैबिनेट मीटिंग एक दिन के लिए प्रीपोन किया तो क्यों किया? फडणवीस ने महायुति के नेताओं को डिनर पर बुलाया तो क्यों बुलाया? जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं, हकीकत क्या है? मुंबई में इंडिया टीवी रिपोर्टर राजेश कुमार के पास पक्की खबर है। देवेंद्र फडणवीस फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में हैं और महाराष्ट्र में ही बने रहेंगे। फिलहाल उनका दिल्ली जाने का कोई इरादा नहीं है और इस बाबत उन्हें दिल्ली से कोई कॉल भी नहीं आया है। 2029 को देखते हुए महाराष्ट्र बीजेपी के लिए बहुत अहम है। 2024 में बीजेपी को, एनडीए को महाराष्ट्र में नुकसान हुआ था और इसकी कसक अभी भी बीजेपी के अंदर में है। 2029 में बीजेपी इसका पूरा हिसाब करना चाहती है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में महायुति के चुनावी समर के लीडर देवेंद्र फडणवीस हैं और वही बने रहेंगे। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से ऑटो वालों को मराठी सिखाने पर बवाल मचा हुआ है। मुख्यमंत्री के रूप में फडणवीस इसका सपोर्ट करें तो हिंदी भाषियों के बीच पार्टी को नुकसान होता है। फडणवीस अगर ढील दें तो मराठी सेंटिमेंट हर्ट होता है। फडणवीस ने बीच का रास्ता निकाल लिया, मराठी सिखाएंगे लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। भाई लोग, हिंदी भाषी भाई लोग जो यहाँ पर टैक्सी या ऑटो चलाते हैं, उनको मराठी का एक्सपर्ट बनाने का कोई कारण नहीं है। उनको उनके काम जितनी मराठी आनी चाहिए, काम चलाओ मराठी आनी चाहिए, इस प्रकार का ही आग्रह किया गया है। राहुल गांधी महाराष्ट्र पर फोकस बढ़ा रहे हैं। अभी वो पुणे गए, आगे राहुल नासिक जाने वाले हैं, फिर नागपुर में भी उनका प्रोग्राम फिक्स किया जा रहा है। लेकिन फडणवीस का किला जीते बिना राहुल का महाराष्ट्र जीतना असंभव है।